साथियों नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस कक्षा में आप सबको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाएगा और इसमें कुछ पार्ट अभी जो बाकी रह गया था काल विभाजन और नामकरण से पहले उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। उसके बाद हिंदी का प्रथम कवि और इसकी साहित्यिक प्रवृत्तियों और विशेषताओं की तरफ आपको लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने दो इतिहासकारों का किया गया काल विभाजन और नामकरण नहीं देखा था। एक तो उसमें नाम आ जाता है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। इसका नाम आ जाता है राम स्वरूप चतुर्वेदी का नाम आ जाता है। और देखते हैं कि इन्होंने क्या काल विभाजन किया। इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। और सबसे पहले काल को आदिकाल कहा। क्या कहा? आदिकाल कहा। और इसका समय नीलगाथा काल भी। शुक्ल जी की जो मान्यता थी काल विभाजन को लेकर उसको ये महत्व देते हैं अर्थात स्वीकार करते हैं। और इसका समय जो इन्होंने रखा वह ये रखते हैं 1000 से 350 ईस्वी तक। तो इन्होंने 1000 से 1350 तक का जो समय रखा वह रखा आदिकाल का। अर्थात शुक्ल जी के द्वारा जो नामकरण किया गया, जो समय निर्धारित किया गया, उस पे लगभग ये बराबर ही है। और लेकिन इन्होंने जो काल विभाजन और नामकरण प्रस्तुत किया है उसमें जो समय इन्होंने निर्धारित किया है वह संवत में न होकर ईस्वी में है। पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल और भक्तिकाल, इसका जो इन्होंने समय रखा है वह भी 1350 से 1650 तक रखा है। तो 1350 से 1650 ईस्वी इसका इन्होंने समय रखा है। फिर इसके बाद उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल, और इसका समय इन्होंने क्या रखा है? लगभग 200 साल बताते हैं कि रीतिकाल चलता है। तो 1650 से 1850 तक। और बताते हैं फिर आधुनिक काल 1850 ईस्वी से ये आधुनिक काल को लाते हैं और इसका दूसरा नामकरण गद्य काल के रूप में स्थापित करते हैं। तो यह तो इनकी विशेषता रहती है। अब यहां पर एक और बहुत मान्य काल विभाजन है आदिकाल का। किसका है? संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास और संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने जो काल विभाजन किया वो आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तक, उसमें आप देखेंगे तो कोई अंतर नहीं देखने के लिए मिलता है।
आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। आदि, भक्ति और रीति तीनों काल जो हैं वह उसी तरह से हैं। चौथा जो इन्होंने रखा वह रखते हैं आधुनिक काल। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, यह 4 कालों में इन्होंने भी विभाजित किया। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विभाजन उन्होंने दिखाया वह दिखाते हैं कि आदिकाल का जो समय है वह अपभ्रंश के समय का है, यानी कि आदिकाल को 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक मानते हैं। तो इन्होंने अपभ्रंश का समय जो है वहीं से इसको हिंदी मानना शुरू कर दिया और 14वीं शताब्दी के मध्य से से 17वीं शताब्दी का जो मध्य है उसे इन्होंने भक्तिकाल कहा। ठीक है। और उसके बाद 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी मध्य तक के समय को यह रीतिकाल कहते हैं। मतलब 17.5 से 19.5 ये 50 साल और आगे निकल जाते हैं, यानी कि 19.5 तक ये रीतिकाल को मानते हैं। अब बात आती है नगेंद्र के द्वारा आधुनिक काल की। तो ये कहते हैं आधुनिक काल की समय सीमा 19वीं शताब्दी से अब तक। तो 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक का जो समय है उसको नगेंद्र जी ने आधुनिक काल के अंतर्गत रखा है। ठीक है। लेकिन अब जो विभाजन उन्होंने किया सबसे महत्वपूर्ण वही है। क्या विभाजन उन्होंने किया कि आधुनिक काल को इन्होंने कितने भागों में बांट दिया। तो आधुनिक काल को इन्होंने प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा और चौथे भाग का 2 विभाजन किया। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला, पुनर्जागरण काल, और इसका जो दूसरा नाम है वो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। किसको और किस नाम से जानते हैं? तो उसे भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। और इसका समय
1857 से 1900 तक। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ तब से ही पुनर्जागरण की शुरुआत माननी चाहिए। इसके बाद जागरण सुधार काल द्विवेदी युग, यह नामकरण भी कई बार पूछा गया है। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग का जो समय है 1900 ईस्वी से 1918 तक माना गया, और इसके बाद इन्होंने छायावाद, छायावाद की शुरुआत 1918 से होती है। छायावाद लगभग 2 विश्व युद्धों के बीच का समय है। 2 विश्व युद्ध, उनके बीच का अगर समय कोई है तो उसे छायावाद कहा जाता है। और इसके बाद छायावादोत्तर काल आ जाता है। और छायावादोत्तर काल के 2 विभाजन किए गए। क्या किए गए? एक तो किया गया प्रगति प्रयोग काल, ठीक है, और दूसरा किया गया नवलेखन काल। यह नगेंद्र जी का काल विभाजन प्रस्तुत हुआ 1929 से 1953 तक का जो समय है वह प्रगति प्रयोग काल के नाम से उन्होंने अभिहित किया, और नवलेखन काल 1953 से अब तक। प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि आधुनिक काल में नवलेखन काल का विभाजन किसने किया? तो आधुनिक काल में नवलेखन काल का विभाजन वह नगेंद्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। अब आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काल विभाजन, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बता दीजिए किनका विभाजन कराया गया है कि नहीं कराया गया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का विभाजन हो गया है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने नामकरण भी देख लिया और काल विभाजन भी देख लिया, और इसकी डेट भी देख ली, जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं। अब बात आती है कि
आदिकाल में जो हिंदी के प्रमुख कवि हैं वो कौन से हैं और आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं और आदिकाल की समय सीमा क्या माननी चाहिए। आदिकाल की समय सीमा, ठीक है, आदिकाल की समय सीमा अच्छा, रामखेलावन पांडे जी बच गए हैं। चलिए रामखेलावन पांडे को भी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आदिकाल की समय सीमा पर। दरअसल रामखेलावन पांडे ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। उन्होंने क्या क्या नाम दिया? रामखेलावन पांडे, उन्होंने आदिकाल को पहला काल के रूप में संक्रमण काल कहा। संक्रमण काल, दूसरे काल को संयोजन काल उन्होंने कहा, संवर्धन काल, और फिर संचयन काल। तो इस प्रकार से 4 काल आते हैं उनके। पहला 1000 से 1400, और फिर 1401 से शुरुआत होती है 1600 तक की, और फिर यहां 1601 से शुरुआत करते हैं और उसको 1800 तक ले जाते हैं, और फिर यहां 1801 से शुरुआत होती है 1900 तक ले जाते हैं। तो संक्रमण काल, संयोजन काल, संवर्धन काल, संचयन काल, यह रामखेलावन पांडे का काल विभाजन प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम आदिकाल की समय सीमा पर चलेंगे कि वास्तव में जो आदिकाल की समय सीमा है वह क्या होनी चाहिए। आदिकाल की समय सीमा, आदिकाल की समय सीमा अगर देखें तो बड़ा असमंजस रहा है। रामचंद्र शुक्ल जहां इसका समय 1050 से 1375 तक मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना, नगेंद्र ने 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक माना, भगीरथ मिश्र ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने 1000 से 1350 तक माना। तो कहां से कहां तक वास्तव में यह माना जाना चाहिए? हिंदी के पहले कवि को लेकर भी काफी मतभेद रहा है।
जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1400 से, मिश्र बंधु 1389 ईस्वी से, रमाशंकर शुक्ल रसाल की बात करें तो यह भी 1343 ईस्वी से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1375 से, आदिकाल की अंतिम सीमा ये लोग तय करते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल कैसे शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता है, यह स्पष्ट उल्लेख इसका नहीं मिलता है। तो कहां से मानना चाहिए? इसको लेकर जो कवियों ने, रचनाकारों ने, आलोचकों ने जो समय सीमा बताई है, वो समय सीमा आदिकाल के निर्धारित होगी तो कोई एक समय सीमा किसी एक व्यक्ति के अनुसार निर्धारित नहीं होती। तो अगर ऐसा प्रश्न आए या पूछा जाए कि आदिकाल की समय सीमा क्या है, तो किसी व्यक्ति विशेष के अनुसार आदिकाल की समय सीमा तैयार होती है, किसी एक व्यक्ति या एक आलोचक के आधार पर समय सीमा का निर्धारण नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम विभिन्न विद्वानों के द्वारा आदिकाल का समय निर्धारित करना चाहें तो रामकुमार वर्मा ये हिंदी साहित्य का आदिकाल 693 ईस्वी से मानते हैं, अर्थात लगभग 7वीं शताब्दी से। इसी तरीके से 769 ईस्वी से राहुल सांकृत्यायन यह मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन यह भी लगभग 700 ईस्वी से ही इसको मानते हैं। मिश्र बंधु इसको 643 ईस्वी से मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल 993 से मानते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 ईस्वी से मानते हैं कि आदिकाल की शुरुआत हुई है। इसी अनुसार डॉक्टर नगेंद्र 7वीं शताब्दी का मध्य, 7वीं शताब्दी के मध्य से इसकी शुरुआत मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त 1184 से मानते हैं। इसके अलावा अगर रचना से बात करें तो रचना में डॉक्टर नगेंद्र बौद्ध सिद्धों के साहित्य से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानते हैं 8वीं शताब्दी से।
और भगीरथ मिश्र गोरखनाथ की रचनाओं से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानते हैं। भगीरथ मिश्र गोरखनाथ की रचनाओं से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि हिंदी का पहला कवि किसने किसको माना। स्वयंभू सबसे पहले आते हैं। स्वयंभू 8वीं शताब्दी को डॉक्टर राम कुमार वर्मा। स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब होता है जो स्वयं से जन्म लिया हो, अर्थात राम स्वयं से जन्म लिए थे, तो राम कुमार वर्मा स्वयंभू आसानी से आप सब याद कर सकते हैं। सरहपा, सरहपा का समय 769। दो लोगों ने इनको माना है, एक तो राहुल सांकृत्यायन और दूसरे डॉक्टर नगेंद्र। तो इन दो लोगों ने सरहपा ने 769 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को पहला कवि माना और डॉक्टर नगेंद्र ने सरहपा को पहला कवि माना है। इसके बाद पुष्य या पुंड कवि, पुष्य या पुंड कवि हैं जिनका समय 613 ईस्वी माना जाता है और इनको शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि निर्धारित किया है। इसके बाद राजा मुंज, राजा मुंज 933 ईस्वी, इनको चंदर शर्मा गुलेरी जी हिंदी का पहला कवि मानते हैं। ठीक है, जोयेंदु, इन्हें हिंदी का पहला कवि वासुदेव सिंह मानते हैं। ठीक है, अब्दुल रहमान ग्यारहवीं शताब्दी
हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जिनको हिंदी का पहला कवि माना गया। ठीक है, जो इनका कोई निश्चित समय नहीं प्राप्त होता तो लगभग 6ठी शताब्दी के बाद और 7वीं शताब्दी से पहले, यानी कि 650 ईस्वी के आसपास इनका समय निर्धारित होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ को दो लोगों ने निर्धारित किया है, जयदेव सिंह और माता प्रसाद गुप्त ने। ठीक है, तो गोरखनाथ हैं और इसके बाद राजा मुंज को मैंने बता ही दिया, और फिर इसके बाद शालिभद्र सूर्य आते हैं 1184। शालिभद्र सूर्य, इनका समय 1184 है, और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूर्य को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। विद्यापति, पंद्रहवीं शताब्दी, बच्चन सिंह, इनको हिंदी का पहला कवि मानते हैं। ठीक है, अब 2-3 प्रश्न यहां पर और बनेंगे, वो देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम महाकवि, हिंदी का प्रथम आदिकवि। यह 3 तथ्य यहां पर बनते हैं। तो हिंदी का प्रथम कवि अगर पूछा जाता है तो सर्वसम्मति से सराहपा को हिंदी का पहला कवि सिद्ध किया जाता है। हिंदी का प्रथम महाकवि तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि सिद्ध किया जाता है और हिंदी का पहला आदि कवि तो स्वयंभू को हिंदी का पहला आदि कवि सिद्ध किया गया है। ठीक है, अब इसे याद भी करना है आपको हिंदी के प्रथम कवियों। सबसे पहले स्वयंभू आते हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनको हिंदी का पहला कवि मानते हैं। स्वयंभू जो स्वयं से जन्म लिया है अर्थात वो राम होंगे, तो ऐसे याद करेंगे स्वयंभू राम कुमार वर्मा। सरापा राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, सरापा राहुल सांकृत्यायन। सरापा का मतलब होता है नख से सिख तक, सरापा उसको कहा जाता है। तो दो लोगों ने इसको माना, एक तो राहुल सांकृत्यायन ने और एक नगेंद्र ने। राहुल एक और नाम है किसका? बुद्ध जी के बचपन का नाम था। तो उन्होंने सराहपा किया, ऊपर से नीचे तक देखा यशोधरा को और फिर वो घर छोड़कर चले गए। पुष्य या पुंड कवि शिव सिंह सेंगर, तो शिव को पुष्य यानी पुष्प या पुष्प, उनके पुंड पर पुष्प चढ़ाया जाता है। शिव को पुष्य यानी पुष्प चढ़ाया जाता है, पुष्य या पुंड, ऐसे याद कर लेंगे। फिर चंदर शर्मा गुलेरी, राजा मुंज, तो गुलेर बनाने, गुलेल जो होती है, अच्छा बुद्ध के पुत्र का नाम था, सॉरी, गुलेल जो बनाई जाती है, ऐसे गुलेल इसको आप कह देंगे मुंज, यानी कि मूंज की गुलेल क्या होती है? तो ऐसे याद रखेंगे कि राजा मुंज, चंदर शर्मा गुलेरी, तो गुलेल बनाई गई किसकी? मूंज की, मूंज की गुलेल बनाई गई, याद हो जाएगा। फिर आता है अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब्दुल रहमान, तो भारत में हजार मुसलमानों के साथ बदसलूकी भी हुई है, उनको देश से निकाला भी गया है। तो भारत के विभाजन में हजारों अब्दुल रहमान को देश के बाहर निकाल दिया गया, पाकिस्तान चले गए, ऐसे याद कर सकते हैं। गोरखनाथ, तो गोरखनाथ देव हैं, तो जयदेव सिंह। गोरखनाथ के यहां जाएंगे तो प्रसाद भी उनका चढ़ता है, माता प्रसाद, और उनका प्रसाद गुप्त रूप से चढ़ाया जाता है, तो माता प्रसाद गुप्त हो जाएंगे। जोइंदु वासुदेव सिंह, तो जो इंदु का मतलब चंद्रमा, जब चंद्रमा होते थे तो वासुदेव जी उसमें आके बांसुरी बजाते थे, किसमें? चंद्रमा के प्रकाश में। शालिभद्र सूरी, तो शालिभद्र सूरी गणपति चंद्रगुप्त। अगर
साली पाने के लिए क्या करना पड़ता है, गणपति जी को बुला के पूजा की रवाई जाती, मतलब आपका विवाह जब होता है तो पत्नी के साथ सालियां भी मिलती हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, गणपति को बुलाया जाता है और पूजा करवाई जाती है। तो शालिभद्र सूरी, गणपति चंद्रगुप्त, बच्चन सिंह ने विद्यापति को माना, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं उनको विद्या पढ़ाई जाती, छोटे से बच्चों को विद्या दी जाती है कि पढ़ लो बेटा, बच्चन सिंह विद्यापति। और सराफा जो है वो सामान्य रूप से हिंदी के पहले कवि हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनको कई लोगों ने हिंदी का पहला कवि निर्धारित किया है, ठीक है। तो अब ये हिंदी के पहले कवि हो गए। अब बात आती है आदिकाल की परिस्थितियों की, क्या है आदिकाल की उस समय परिस्थितियां क्या थी। बहुत ही संघर्ष था, उथल पुथल था। सम्राट हर्ष, जिसका समय 606 था, 643 ईस्वी तक की मृत्यु के उपरांत भारत में जो केंद्रीय सत्ता है वो क्षीण हो गई, मतलब किसी एक राजा का आधिपत्य पूरे देश पर नहीं रह गया। तो अंतिम सम्राट जो था वो सम्राट हर्ष था। स्वतंत्र राजपूत राजधानियों का उदय हुआ, हिंदू शासकों का पारस्परिक युद्ध होने लगा, आपसी वैमनस्य, गृह कलह, विघटन, ये सब होने लगा और पूरी जगह हर जगह अराजकता का माहौल छा गया। इस युग में राजनीतिक एकता और राष्ट्रीय भावना का लोप हो गया था। आदिकाल जो समाज था तमाम रूढ़ियों और परंपराओं, बाह्य आडंबरों, ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, इन सब की भावनाओं से बहुत आक्रांत हो गया। उस समय जो राजपूत थे, राजपूतों में विलासिता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, स्त्रियों की दशा दयनीय थी, उच्च वर्ग के लोग सुखभोगी थे और जो निम्न वर्ग के लोग थे वो कामकाज करने वाले लोग थे। आदिकाल में जो धर्म की स्थिति है वह काफी अस्थिर देखने के लिए मिलती है। इस दौर में कई धर्म एक साथ चल रहे थे, जैसे शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध। इन सभी मतों में संघर्ष छिड़ा हुआ था। साधारण जीवन जो था, साधारण मनुष्य जनता जो था, वह विश्वास मूर्ति पूजा में, बहुदेववाद में, ध्यान योग में, तंत्र मंत्र में, जादू टोने में, अंधविश्वास में, इन सब के प्रति उसका विश्वास बढ़ गया था। पुजारी लोग जो थे धन लोलुपता के कारण विलास प्रिय हो गए थे। धार्मिक दृष्टि से आदिकाल अराजकता और स्वेच्छाचारिता का परिणाम देखने के लिए मिलता है। इसी तरह से अगर हम आदिकाल को देखें, उसकी परिस्थितियां साहित्य में कैसी थी, तो आदिकाल की जो साहित्यिक प्रवृत्ति है वो काफी समृद्ध दिखाई देती है। एक और आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कुंतक, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ, जयदेव, ये सब संस्कृत के विद्वानों की परंपरा विकसित की थी। और दूसरी तरफ जैन सिद्ध कवियों, प्राकृत अभ्रंश साहित्य में भी कुछ लिखा जा रहा था। उत्तर भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित होने के उपरांत उनके जो राजश्रित कवि थे वो शायर विनोदपरक और मनोरंजक साहित्य उन्होंने लिखना चालू कर दिया। वीर प्रशस्ति मूलक राजस्थान के राजाओं के दरबार में चारण और भाट कवियों की स्थिति हिंदी साहित्य में भी आदिकाल के अंतर्गत देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या देखना है हमें,
आदिकाल की प्रवृत्ति और आदिकाल का जो हमें विभाजन करना है वह काल पक्ष कला पक्ष और भाव पक्ष के आधार पर हमें आदिकाल का विभाजन करना है। तो कला पक्ष और भाव पक्ष इन दोनों के अंतर्गत हमें आदिकाल का विभाजन करना है और साथ ही साथ आदिकाल की प्रवृत्तियों को भी, आदिकाल की विशेषताओं को भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। तो धन्यवाद, शुभ दिन आप सबका।